सान्विका अब अपने फाइनल ईयर में थी। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। लेकिन एक दिन इशिता रोते रोते सान्विका के पास आती है। तब टेंशन में सान्विका ने पूछा, क्या हो गया इशिता, ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ बोला, कुछ हुआ? तब इशिता ने बोला, एग्ज़ाम में बैठने के लिए तुम्हारी एलिजिबिलिटी 70% होनी चाहिए। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उतने लेक्चर्स तो अटेंड किए ही है कि मेरा अटेंडेंस 70% से ज़्यादा हो, लेकिन मेरी एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबल आया है एग्ज़ाम के लिए क्योंकि मेरा अटेंडेंस 50% दिखा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी क्या करूँ मैं? तब सान्विका ने उसको शांति से बोला और उसको बोला, कोई बात नहीं, हम दीपा मैम से बात करते हैं। दोनों दीपा मैम से मिलने जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। तब दीपा मैम ने बोला, सॉरी बच्चा, इसमें मैं एक्चुअली ज़्यादा मदद नहीं कर सकती क्योंकि ये सारी चीज़ें कंप्यूटर जनरेटेड है। इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। और ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स से अगर हम कुछ करने की कोशिश करें तो वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेगा कि तुम लोग ग्रेजुएट भी हो जाओगे। इशिता बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। उसने बोला, मैम आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपने फ़र्स्ट ईयर सान्विका की भी मदद की थी सस्पेंशन के टाइम पे। तब उन्होंने मुस्कुरा कर बोला, बच्चा, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारी मदद करने की, एंड आई प्रॉमिस कि तुम एग्ज़ाम में ज़रूर बैठोगी। सारी बातें ख़त्म होने के बाद सान्विका और इशिता दोनों साथ में बैठे थे कैंपस पे। तब सान्विका ने उसको घर जाने के लिए बोला और रेस्ट लेने के लिए बोला। उस दिन की सारे लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद सान्विका अपने हॉस्टल वापस जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तब उसने प्रिंसिपल का दरवाज़ा खुला देखा, उनके ऑफ़िस का दरवाज़ा। सान्विका को क्यूरियोसिटी हुई क्योंकि वहाँ से आवाज़ भी आ रही थी लोगों की। उस टाइम तक यूजुअली सारे डिपार्टमेंट हेड्स, प्रिंसिपल, ट्रस्टी सब चले जाते हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा था? उसने अंदर देखा तो पता चला कि ट्रस्टी और प्रिंसिपल बात कर रहे थे और प्रिंसिपल ने बोला, सर, हमने वो सारे बच्चों के अटेंडेंस मैनिपुलेट कर दिए हैं जिनका एकेडमिक्स उतना अच्छा नहीं है। वैसे सर, अगर आप चाहते तो हम वो सान्विका नाम की लड़की का भी अटेंडेंस मैनिपुलेट कर सकते थे। तब ट्रस्टी ने बोला, हाँ, चाहता तो मैं भी था, उसके वजह से मेरी बेटी को मुझे यूएस भेजना पड़ा, लेकिन अगर हम अभी कुछ करेंगे तो सभी को शक हो जाएगा हम इतने टाइम से क्या कर रहे हैं। सान्विका को यकीन नहीं हो रहा था अभी जो उसने सुना वो सच है। वो तुरंत दीपा मैम के पास जाती है और उनको सब कुछ बताती है। तब दीपा मैम ने बोला, बच्चा, हाँ ये सच है, मैनेजमेंट ये बहुत गंदा खेल खेल रहा है बहुत सालों से। ये जानबूझ के इन बच्चों का अटेंडेंस मैनिपुलेट कर देते हैं ताकि ये लोग एग्ज़ाम में अपीयर ना हो सके और इन्हें केटी लग जाए। जब ये लोग एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो वापस, वो पेपर इतना ज़्यादा टफ़ होता है कि प्रोफेसर्स भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते। ये लोग फिर से फ़ेल हो जाते हैं। कुछ बच्चे री रजिस्टर करते हैं और कुछ बच्चे ड्रॉप आउट ले लेते हैं। उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। ये सुनकर सान्विका एकदम नंब थी। उसने बोला, मैम ये तो गलत है ना, हमें कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने कहा, बच्चा, मेरे बहुत टाइम से, बहुत सालों से मैं एविडेंसेस कलेक्ट कर रही हूँ। अब मेरे पास एक सॉलिड एविडेंस है जो मैं बोर्ड को सबमिट कर सकती हूँ। सान्विका ने क्यूरियोसिटी में आके पूछा, मैम क्या है वो एविडेंस? तब उन्होंने बोला, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे उन्होंने ओरिजिनल और मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स रखे थे, और वो दिखाकर मैं ये भी प्रूव कर सकती हूँ कि वो लोग जानबूझकर इन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, कल सच सामने आएगा। अगले दिन सान्विका एक होप के साथ, एक उम्मीद के साथ कॉलेज आती है। लेकिन जब वो कॉलेज आती है तब उसे पता चलता है कि दीपा मैम ने रिज़ाइन दे दिया है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। जब दीपा मैम कॉलेज छोड़कर जा रहे थे तब सान्विका उनको रोकती है और बोलती है,
मैम ये सब क्या चल रहा है, आप ऐसे नहीं जा सकते हो। तब उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर बोला, बच्चा आई एम वेरी सॉरी, इशिता को बोल देना कि मैं उसका प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं कर पाई। और वो वहाँ से चले गए। सान्विका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको बस सिर्फ गुस्सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेटेड थी वो बहुत ज़्यादा। एंड वो डिसाइड करती है वो कॉलेज छोड़ के जाएगी। वो कैंपस से बाहर निकलती है और बस कैंपस से निकली ही थी कि उन्हें माधव मिलते हैं वहाँ पे। माधव ने बोला, क्या री छोटी सखी, कहाँ जा रही हो, और ये क्या, इतना क्रोध। तब सान्विका ने गुस्से से बोला, हाँ आपको पता है क्या चल रहा है यहाँ पे। आप हमेशा कहते हो कि धर्म के मार्ग पर चलो, लेकिन आज अधर्म जीत गया। तब माधव ने शांति से बोला, हाँ छोटी सखी, मैं ये भी बोलता हूँ कि सभी को अपने कर्म का सामना करना पड़ता है, भगवान को भी करना पड़ा था। ये सुनकर सान्विका और ज़्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने बोला, कब, आखिर कब इन लोगों को अपने किए का बुरा मिलेगा। तब माधव ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, छोटी सखी, दुष्ट लोग हमेशा अपने कर्मों के जाल में स्वयं फंस जाते हैं, लेकिन तुम ये देख नहीं पा रही हो क्योंकि धैर्य का चश्मा अभी तक लगाया ही नहीं। न्याय होता है, कभी शीघ्र तो कभी विलंब से, कभी सभी के समस्त या फिर कभी गुप्त रूप से, लेकिन होता अवश्य है। ये सुनकर सान्विका थोड़ी सी शांत हुई और उसने बोला, माधव जी, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा है। तब उन्होंने कहा, चिंतित ना हो छोटी सखी, तुम ऐसे ही अच्छे कर्म करती जाओ और स्मरण रहे, भगवान का जाप हमेशा करना। सान्विका अपने कॉलेज वापस आ जाती है और क्लास अटेंड करने जा ही रही होती है कि उसको एक नोटिफिकेशन आता है फ़ोन पे। उसने जब चेक किया तब उसे पता चला किसी ने अनोनिमसली बोर्ड को सारे एविडेंसेस सबमिट कर दिए थे और प्राइम एविडेंस था एक ऑडियो। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग वही कॉन्वर्सेशन का था जो सान्विका ने एक दिन पहले ट्रस्टी और प्रिंसिपल के बीच में सुना था। अनबिलीवेबल। कुछ दिनों के बाद उनके फाइनल एग्ज़ाम्स थे। सभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, इंक्लूडिंग इशिता और वो सारे बच्चे जिनके अटेंडेंस मैनिपुलेट की गए थे। कॉलेज किसी बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप ने ख़रीद लिया था और सबसे अच्छी बात ये थी कि दीपा मैम ने कॉलेज रीजॉइन कर लिया था। सब कुछ सही हो गया था। और कुछ दिनों के बाद ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। सभी बच्चे इंक्लूडिंग इशिता, सभी को अपनी अपनी डिग्रीज़ मिल रही थी। सान्विका ने अपने बैच को टॉप किया था और उसने क्राउड में माधव जी को देखा। माधव बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत प्राउड फील कर रहे थे। सेरेमनी ख़त्म होने के बाद सान्विका बाहर आती है और माधव जी को ढूंढने लगती है, लेकिन उनको वो कहीं मिलते नहीं है। तो उसने किसी और को पूछा माधव के बारे में। तब सिक्योरिटी ने बोला, हमारे यहाँ पे कोई माधव नाम का सिक्योरिटी है ही नहीं, और आप जो बिल्डिंग दिखा रही हो वहाँ पे सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कभी, तो हमने वहाँ पे कभी भी किसी सिक्योरिटी को रखा ही नहीं। सान्विका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे रास्ते पे एक मोरपंख मिला जिस पे कुछ लिखा हुआ था। सान्विका ने वो मोरपंख उठाया और उसे पढ़ा। उस पे लिखा हुआ था, जब भी तुम्हें ऐसा लगे क्या मेरा कोई है, तब स्मरण रहे भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। सान्विका समझ गई और वो आसमान की तरफ देखकर उसने थैंक यू बोला। So thank you so much guys for watching this video. I really hope you liked this story. Let me know how do you feel about this. Thank you.